नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की रिकैप 2024 प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं पर अलग अलग खंडों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे ताकि वर्ष 2024 की तैयारी आपकी संपूर्णता प्राप्त कर सके और वर्ष 2025 में आपका प्रवेश आत्मविश्वास से पूर्ण हो। आज जिस खंड पर हम बात करने वाले हैं वो वर्ष 2024 के प्रमुख शिखर सम्मेलनों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज की पहली खबर पर विस्तार से बात करेंगे जो हमारी जुड़ी हुई है एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 से। ये एशिया क्लीन एनर्जी समिट कब हुआ था और कहां पर हुआ था, ये चीज जाननी महत्वपूर्ण है। तो ये सिंगापुर में हुआ था और कब से कब तक हुआ था? 22 से 24 अक्टूबर 2024 के दौरान हुआ था। एक प्रकार का वार्षिक सम्मेलन है, यानी एनुअल समिट है। और एनुअल समिट होने के साथ साथ इसको एक एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी भी माना जाता है। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके अलावा इसको को होस्ट किया जाता है यानी सह आयोजित किया जाता है ऊर्जा अनुसंधान संस्थान एट एनटीयू और सिंगापुर सौर ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के द्वारा। आप जानते हैं कि इस तरह के क्लीन एनर्जी समिट का सबसे ज्यादा प्रभाव यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे जैसे पूरे विश्व पर स्पष्ट होते जा रहे हैं, ऐसे ही नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ संक्रमण यानी ट्रांजिशन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और इस संदर्भ में इस प्रकार के स्वच्छ ऊर्जा सम्मेलन शिखर सम्मेलनों का विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। एशियाई विकास बैंक, सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड और ऊर्जा बाजार प्राधिकरण के अलावा एंटरप्राइज सिंगापुर सहित प्रमुख संगठनों द्वारा इसको समर्थन प्रदान किया गया है। उन्हीं के द्वारा यह समर्थित है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक स्थायी भविष्य को आकार देना और इस स्थायी भविष्य को आकार देने के लिए अलग अलग वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास करना ताकि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ा जा सके और एशिया में शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अंतर्गत जिस भी प्रकार के इनोवेशंस करने हो, नवाचार करने हो या जिस भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के समाधान ढूंढने हो, उन पर भी ध्यान आकर्षित किया जा सके। आप जानते हैं कि जब हम शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो टारगेट की बात करते हैं तो नेट जीरो का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जितना उत्सर्जन हम कर रहे हैं उतना ही हमारे पर्यावरण की या हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी ताकत होनी चाहिए कि उतना ही हम इस एक्स्ट्रा उत्सर्जन को अवशोषित कर लें यानी सिक्वेस्ट्रेशन कर लें। ये किसके माध्यम से होगा? ये उसके माध्यम से होगा जब हम बहुत बड़े स्तर पर वनारोपण करें या उस प्रकार की ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास कर लें जो कार्बन सिंक के रूप में काम करे, जो वायुमंडल में अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता बढ़ गई है उसको अवशोषित कर लें ताकि जो वैश्विक तापन की घटना है उसको सीमित किया जा सके और भविष्य में किसी भी प्रकार का उत्सर्जन वैश्विक तापन बढ़े हुए वैश्विक तापन के रूप में हमारे लिए सामने ना आए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वैश्विक सम्मेलनों का होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अगर विश्व नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। अगर आप जानते हैं कि भारत ने भी वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने का अपना टारगेट, अपना गोल सेट किया हुआ है और वैसे भी वैश्विक स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र है उसका प्रयास है कि वर्ष 2050 तक अलग अलग देश इस नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करें ताकि हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ तेजी से ट्रांजिशन कर पाएं और वैश्विक तापन की समस्या जो कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है उसकी समाधान की दिशा में आगे बढ़ सके। अगला जो हमारा शिखर सम्मेलन है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है और ब्रिक्स का जो वर्ष 2024 में शिखर सम्मेलन हुआ है वो 16वां शिखर सम्मेलन था। ये शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये रूस के कजान में हुआ था और काफी ये फेमस हुआ था। काफी फेमस होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि आप जानते हैं कि वर्ष 2020 से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है और विशेष तौर से लद्दाख के क्षेत्र में। ये पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई और ये पहली द्विपक्षीय बैठक थी कजान में जो हुई है। और ये इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं डिसएंगेजमेंट पर भारत और चीन के बीच जो डिसएंगेजमेंट होना था लद्दाख में, जो दोनों की मिलिट्री आमने सामने आ गई थी, उस डिसएंगेजमेंट पर एक सहमति बनी थी। और भारतीय प्रधानमंत्री ने भी वर्ष 2020 के सीमा विवाद मुद्दों की पूर्ण समाप्ति और समाधान के लिए चीन के साथ हाल ही में हुए समझौते का स्वागत किया था कजान में ही। ब्रिक्स के बारे में अगर सामान्य तथ्यों को जानना है तो वो भी जान लीजिए। ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसके अगर आप इसकी स्थापना के बीज को देखेंगे तो इसके स्थापना के बीज आप वर्ष
2006 में G8 जो कि अब G7 के नाम से जाना जाता है, आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील, रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के दौरान अनौपचारिक रूप से यह गठित हुआ था। लेकिन इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ है वो वर्ष 2009 में हुआ है, और ये 9 वाला जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन था ये ब्रिक देशों के बीच था, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के बीच, और वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया था। ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका महत्वपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हो गया था और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना गया। वर्तमान में इसमें 9 देश शामिल हैं। आप जानते हैं कि वर्ष 2023 में जो जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट हुई थी उस दौरान 6 देशों को शामिल करने की इसके अंतर्गत बात हुई थी। वे 6 देश कौन कौन से थे? वे 6 देश थे सऊदी अरब, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना। लेकिन अभी तक इसमें अर्जेंटीना और सऊदी अरब शामिल नहीं हुआ है। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से पहले मना कर दिया था, लेकिन सऊदी अरब से भी अभी तक इसमें शामिल होने का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। इसलिए 4 देश इसमें नए शामिल हुए हैं और 5 पहले थे। इस प्रकार से 9 देश हो जाते हैं। कौन कौन से देश हैं? जैसे 5 देशों को तो आप जानते हैं, ब्रिक्स जो आप जानते हैं कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और इसके अलावा मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, और इसके अलावा ईरान इसमें शामिल हो चुके हैं। तो 9 देश अब ब्रिक्स में शामिल हैं, और इसका जो ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो रूस के येकैटरिनबर्ग में हुआ था। तो ये बेसिक तथ्यों को हमने जान लिया है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और ये सूचना ये है कि हिंदी माध्यम के ISGS सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस शामिल है, उसमें दृष्टि IAS की अलग अलग शाखाओं पर एडमिशन आरंभ है। एडमिशन चल रहे हैं, और इन अलग अलग शाखाओं पर आप हिंदी माध्यम के जो सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन सी शाखाओं पर एडमिशन प्रारंभ है? हमारी प्रयागराज शाखा, नोएडा शाखा, दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा, इंदौर, जयपुर और लखनऊ शाखाओं में आप इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। और इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। इसके साथ ही आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए, उसके माध्यम से भी आप अपने एक्सेस को स्थापित कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन लेकर के सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ लौटते हैं। अगली खबर भी हमारी एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई है, जो क्वाड लीडर्स का शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 है। ये कहां पर हुआ? वर्ष 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के USA के डेलावेयर में ये संपन्न हुआ, और ये 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन था, और व्यक्तिगत तौर पर ये क्वाड लीडर्स का 4था शिखर सम्मेलन था, क्योंकि 2 शिखर सम्मेलन वर्चुअल फॉर्म में हुए हैं। कोविड-19 के कारण वर्चुअल फॉर्म में उनको करना पड़ा था, इसलिए इसको 4था व्यक्तिगत लीडर्स शिखर, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें यह भी कमेंट करके बताइए कि क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई थी। इस बारे में जरा प्रकाश डालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने की कोशिश कीजिए। क्वाड के बारे में सामान्य तथ्यों को जाने तो ये इस प्रकार से है कि ये सुरक्षा वार्ता ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण रूप से कूटनीतिक साझेदारी मानी जाती है, एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप मानी जाती है, और विशेष रूप से इसको लेकर के क्वाड की शिखर सम्मेलनों को लेकर के चीन बहुत ही आशंकित रहता है। ये जो पूरी बैठक है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी पर ध्यान केंद्रित करती है, और एक मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। और इस तरह के शब्दों को सामान्य तौर से आप साउथ चाइना सी के संदर्भ में देख सकते हैं। जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में लगातार चीन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, चीन की असर्टिवनेस बढ़ती जा रही है, उसके संदर्भ में इस प्रकार की भाषा को स्पष्ट महत्व दिए जाने की आवश्यकता है, जो बात करती है कि मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध अनुकूल वातावरण पर ही इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में बल दिए जाने की आवश्यकता है। इस क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटना, बुनियादी ढांचे की समस्याओं का समाधान करना, खासतौर से विकासशील देशों में, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन, साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता, समुद्री सुरक्षा, गलत सूचनाओं और आतंकवाद से निपटने सहित क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करना। अगर हम इसके उत्पत्ति वर्ष की बात करें
तो उत्पत्ति को आप या उत्पत्ति के आप कह सकते हैं कि चिन्ह कब से देख सकते हैं, तो वर्ष 2004 में आप जानते हैं कि हिंद महासागर में सुनामी आई थी और उसके फलस्वरूप इन 4 देशों ने आपस में मानवीय सहायता प्रदान की थी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बहुत बड़े स्तर पर किया था। तो वहां से आप इसके तत्व को देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार विकसित होता चला गया। आगे एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है जो कि प्रवासी भारतीयों से जुड़ा हुआ है, और ये शिखर सम्मेलन आप शिखर सम्मेलन नहीं कहना चाहिए बल्कि एक बड़ा सम्मेलन कहना चाहिए जो भारत की तरफ से प्रवासी भारतीयों के लिए आयोजित किया जाता है। और इस बार जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर लीजिए। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, ये ओडिशा सरकार के सहयोग से 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। इस बार का जो ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, एक बार फिर से बोल देते हैं कि ये शिखर सम्मेलन नहीं है, भारत के द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए आयोजित किया जाता है और भारत में ही सामान्यतः इसको आयोजित किया जाता है। इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है 18वां, उसकी थीम क्या होने वाली है? विकसित भारत में प्रवासी योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का एक प्रमुख आयोजन है और ये भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने और उनके साथ संपर्क स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी और किसकी याद में, ऐसी कौन सी घटना थी इतिहास में जिसके कारण प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया था। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम G7 शिखर सम्मेलन की। और G7 का शिखर सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण था कि ये जो 50वां शिखर सम्मेलन ये हुआ है, ये इटली में हुआ है। इस प्रकार से G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ थी। कहां पर हुआ है? यह हुआ है इटली के अपूलिया में स्थित फसानो शहर में आयोजित हुआ है। कब से कब आयोजित हुआ था? 13 से 15 जून 2024 में यह आयोजित हुआ है और इटली के फसानो में आयोजित हुआ है। इटली ने 50वीं वर्षगांठ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और इस प्रकार से शिखर सम्मेलन समूह की यानी G7 समूह की 50वीं वर्षगांठ का एक प्रकार से प्रतीक बन जाता है। G7 के बारे में अगर आप बेसिक तथ्यों को जानना चाहते हैं, बुनियादी तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार है कि विश्व की सर्वाधिक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। इसके शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं और समूह के सदस्यों द्वारा बारी बारी से उनकी बारी आती है जहां पर ये शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर व्यापक रूप से और स्पष्ट रूप से चर्चा करना है और उस चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है G7 को पहले G8 के नाम से जाना जाता था। इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन रूस से लगातार बढ़ते तनावों के बीच रूस इस संगठन से अलग हुआ और अब इसको G7 के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ है और ये सम्मेलन आप जानते हैं कि 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 है जो अजरबैजान के बाकू शहर में संपन्न हुआ है हाल ही में। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया है और इसको वित्त कोप के नाम से भी जाना जा रहा है। और वित्त कोप के नाम से क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि इस शिखर सम्मेलन के दौरान वित्त की व्यवस्था करना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। और वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से करना? आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव विकासशील देशों और कम विकसित देशों पर पड़ रहे हैं। इसलिए ऐतिहासिक रूप से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार विकसित देशों की जिम्मेदारी बनती है कि विकासशील देशों और कम विकसित देशों को वो एक फंडिंग व्यवस्था मुहैया कराएं ताकि ये विकासशील देश न केवल अपनी आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित कर सके बल्कि जलवायु परिवर्तन की नकारात्मक प्रभावों को निपटाने के लिए, नकारात्मक प्रभावों को से जूझने के लिए तैयार भी हो सके। इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर फंडिंग की आवश्यकता है और इस फंडिंग की जिम्मेदारी विकसित देशों पर पड़ती है। और जो COP29 की बैठक थी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि एक फंडिंग मैकेनिज्म की, एक बेहतर फंडिंग मैकेनिज्म की व्यवस्था की जाए। और इसलिए इस बैठक को 29वीं जो बैठक हुई है इसको कोप वित्त के नाम से या वित्त कोप के नाम से भी जाना जाता है। शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन या जलवायु प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों की सहायता के लिए एक नए वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था। इसके प्रमुख फैसले क्या रहे हैं? प्रमुख फैसलों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और विकासशील देशों को टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों में
संक्रमण यानी ट्रांजिशन करने के लिए वित्त की योजनाओं पर समझौता इसका एक महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि विकसित देश विकासशील देशों को $1 ट्रिलियन की व्यवस्था मुहैया कराएंगे, वहां पर ये जो बढ़ोतरी हुई है ये $100 बिलियन से आगे बढ़कर के केवल $300 बिलियन तक ही पहुंच पाई है। तो अपने आप में एक बहुत ही निम्नतर लक्ष्य को प्राप्त किया है, और जो एक वाइडर इंपैक्ट होना चाहिए था $1 ट्रिलियन की वैश्विक सहायता का विकसित देशों द्वारा विकासशील और कम विकसित देशों को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है, और इसलिए ये शिखर सम्मेलन काफी हद तक निराशाजनक भी रहा है। शिखर सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर भी बात हुई है, और साथ ही इसका रिकॉर्ड रखने के लिए साथ साथ इसके किस प्रकार के नियमों को निर्धारित करने की आवश्यकता है, और इसके लिए संयुक्त राज्य रजिस्ट्री बनाने पर भी एक सहमति बनी है। कार्बन क्रेडिट आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरा है, और इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे कोई कंपनी हो चाहे सरकार हो, और उसकी एक लिमिट तय कर दी गई, मान लिया एक लिमिट तय हुई कि ये 1000 टन कार्बन का ही उत्सर्जन कर सकता है, और अगर कोई कंपनी केवल 900 टन कार्बन का उत्सर्जन करती है तो इसका मतलब है कि वो 100 टन कार्बन को, जो कार्बन एक परमिट व्यवस्था है, 100 टन कार्बन के इक्विवेलेंट परमिट को बाजार में बेच सकती है, और अगर किसी कंपनी ने अपनी निर्धारित सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन किया है तो वो इंटरनेशनल मार्केट से इस परमिट को हासिल कर सकती है। यह व्यवस्था कार्बन क्रेडिट के व्यापार से जुड़ी हुई है, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई है। तो इसमें किस प्रकार के नियम होना चाहिए, उन नियमों को किस प्रकार से निर्धारित करने की आवश्यकता है, उनका किस प्रकार से रिकॉर्ड रखा जाए, किस तरह से उस पर सहमति बनाया जाए, इससे संबंधित भी एक सहमति बनाने पर सफल हुए हैं अलग अलग देश। COP29 के बारे में सामान्य तथ्यों को जान लीजिए। कहां पर हुआ है? अजरबैजान के राजधानी बाकू में हुआ है। बाकू स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। मेजबान सरकार अजरबैजान की थी, और 11 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 को इसको आयोजित किया गया है। जब हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण पक्षकारों को रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी पार्टियों का सम्मेलन। यहां पर जो पार्टीज है, पार्टीज शब्द देशों को अभिव्यक्त करता है, तो अलग अलग देश इसमें शिखर स्तर पर बैठक में इसमें भाग लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का प्राथमिक शासी निकाय है, और आप जानते हैं कि 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी, रियो डी जेनेरियो में, और उसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या को एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में पहचाना गया था, और एक कन्वेंशन हमारे सामने आया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये UNFCCC क्या है? वैश्विक जलवायु वार्ता के लिए रूपरेखा प्रदान करने हेतु 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि स्थापित की गई थी, उसी को ये UNFCCC एक तरह से अभिव्यक्त करता है। मानव जनित जलवायु हस्तक्षेप को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को सुरक्षित स्तर पर स्थिर रखना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक और शिखर सम्मेलन हुआ है, जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16। इसके भी कॉन्फ्रेंस स्तर पर एक पार्टियों की कॉन्फ्रेंस होती है, अलग अलग देश इसमें भाग लेते हैं, और लगातार जिस प्रकार से यह समझा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने का एक महत्वपूर्ण साधन यह है कि हम अपने जैविक संसाधनों को बना करके रखें। जैव विविधता से संबंधित जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं उनको भी संरक्षित रखना महत्वपूर्ण है, तभी हम जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपट पाएंगे। और इसलिए इस प्रकार के शिखर सम्मेलन यानी जैव विविधता पर जो शिखर सम्मेलन है वो भी लगातार प्रमुख होता जा रहा है। जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के पक्षकारों यानी देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? कोलंबिया के कैली शहर में यह संपन्न हुआ है। भारत ने COP16 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क को अभी जानने की कोशिश करेंगे, इसके साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं का शुभारंभ किया है। तो जिस प्रकार से हम अलग अलग देशों ने अपने जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDC घोषित किए हैं COP की बैठकों के अंतर्गत, जो UNFCCC के अंतर्गत COP की बैठकें होती हैं, उसमें अलग अलग देशों ने अपने जलवायु लक्ष्यों को तय किया है। उसी प्रकार से जैव विविधता की समस्या से निपटने के लिए भी अलग अलग देशों से उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी राष्ट्रीय रणनीतियां, अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाएं जैव विविधता रणनीतियों को प्रस्तुत करें। तो भारत ने इसमें अपनी रणनीतियों को, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजना को प्रस्तुत किया है। इस सम्मेलन में जैव विविधता पर संकट को दूर करने के लिए कार्रवाई पर एक प्रतिबद्धता जताई गई है। जैव विविधता पर कन्वेंशन की बात करें तो
इस सम्मेलन को वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको आप रियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। जैव विविधता पर सम्मेलन 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। तो इसके बारे में ये बेसिक तथ्य हुए। कोप का जो पहला सत्र है वो वर्ष 1994 में बहामास में निर्धारित किया गया था और इसका जो सचिवालय है वो मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की बात करें तो ये बहुपक्षीय संधि है। इसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को होने वाले नुकसान को रोकना और उसकी भरपाई करना। दिसंबर 2022 में पार्टियों के 15वें सम्मेलन के दौरान कोप 15 की बैठक के दौरान सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन किया गया था और जैव विविधता के लिए वर्ष 2011 से 2020 की रणनीतिक योजना की उपलब्धियों पर इसको आधारित किया गया था। वर्ष 2030 तक कम से कम 30% क्षीण स्थलीय अंतर्देशीय जल, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावी ढंग से बहाल करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये जो उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक कम से कम 30% क्षीण स्थलीय अंतर्देशीय जल, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावी ढंग से बहाल करना, इस लक्ष्य को आप 30x30 लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं और ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो कि कोप की बैठकों का होता है जैव विविधता से संबंधित। एक और शिखर सम्मेलन लगातार चर्चा में रहा, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक। आप इसको शिखर सम्मेलन नहीं भी कह सकते क्योंकि इसका ये जो शासनाध्यक्षों की बैठक है ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बैठक नहीं है जो शंघाई सहयोग संगठन से जुड़ी हुई है। तो आप इसके लिए शिखर सम्मेलन शब्द नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये शासनाध्यक्षों की कौन सी बैठक थी? 23वीं बैठक थी। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। यह बैठक कहां पर हुई? पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुई थी। बैठक में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के नेता शामिल हुए। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शासनाध्यक्षों की जो परिषद होती है वो एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के बाद सबसे बड़ा परिषद है और इस बैठक में भारत के डिजिटल एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, आगे बढ़ाया भी गया। शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसके बीज, इस संगठन की स्थापना के बीज को आप 1996 के शंघाई 5 में देख सकते हैं, जिस शंघाई 5 की शुरुआत चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान द्वारा की गई थी। एक संगठन के रूप में यह हमारे सामने वर्ष 2001 में आता है। 15 जून वर्ष 2001 को शंघाई चीन में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना में 6 संस्थापक देश थे। एक शंघाई 5 के जो अभी देश बताए, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और इसमें छठा देश शामिल हुआ उज्बेकिस्तान। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना, साथ ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना और एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। एससीओ के वर्तमान में 10 पूर्ण सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? 6 तो आपको पता ही है। इसके अलावा बाद में इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। वर्ष 2023 में ईरान शामिल हुआ और वर्ष 2024 में इसमें बेलारूस भी शामिल हुआ। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह भी बताइए कि शंघाई 5 की शुरुआत कब से कब हुई थी, कब हुई थी? अभी आपको बताया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए। एससीओ के 2 स्थायी निकाय हैं। कौन कौन से? एक सचिवालय बीजिंग में स्थित है जो संगठन के दैनिक कार्यों पर, मुख्य रूप से दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ताशकंद की जो क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना है जिसको रेट्स के नाम से जानते हैं, इसकी कार्यकारी समिति क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करती है। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कब हुआ? 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 अक्टूबर को लाओस के वियनतिएन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या रही? आसियान एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, यानी कनेक्टिविटी को बढ़ाना, रेजिलियंस को बढ़ाना, लचीलेपन को बढ़ाना। इस सम्मेलन में म्यांमार के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी लगातार चर्चा करने की कोशिश की गई। साथ ही लोगों के बीच संपर्क और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है आसियान, उसके बारे में बेसिक तथ्य जान लेते हैं। ये एक प्रकार का क्षेत्रीय
अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक कहां पर है? थाईलैंड में है। आसियान के संस्थापक सदस्य कौन कौन से देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य देश थे, यानी 5 संस्थापक सदस्य देश थे जिन्होंने आसियान घोषणा पत्र यानी बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अपने 10 सदस्य देशों यानी ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका आदर्श वाक्य है और इसका सचिवालय है जकार्ता में, यानी इंडोनेशिया में इसका एक सचिवालय है। इसका महत्वपूर्ण सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का सम्मेलन कहां पर हुआ था और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया उद्योग सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसकी जो थीम थी वो थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी रही। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन क्या है, इसके बेसिक तथ्यों को आपको पता होना चाहिए। तो भारत में जो एक आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको लेकर के जो सबसे बड़े या अग्रणी ट्रेड फेयर या व्यापार मेले के रूप में उसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? उसका आयोजन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिका के द्वारा किया जाता है। और इसी प्रकार से प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ट्रेड फेयर है प्रोडक्ट्रोनिका। तो इलेक्ट्रॉनिका और प्रोडक्ट्रोनिका इंडिया के साथ संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया जिसका नाम है सेमिकॉन इंडिया 2024। ये दक्षिण एशिया में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए सबसे बड़ा एकल आयोजन बन गया है। इसमें व्यापक एग्जीबिशंस यानी प्रदर्शनियों का इस्तेमाल किया गया, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम चलाए गए और बेजोड़ नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराए गए। और विशेष रूप से खास है और खास इसलिए है क्योंकि सेमीकंडक्टर के फ्यूचर से इसको जोड़ा जा रहा है। और सेमीकंडक्टर क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे वो कंप्यूटर का फील्ड हो, एलईडी का फील्ड हो या आपके स्मार्टफोन का हो, उसमें जो आप माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और भविष्य के ऑयल के रूप में यानी फ्यूचर ऑयल के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। जिस प्रकार से ऑयल ने वैश्विक राजनीति को निर्धारित किया है, भविष्य में वैश्विक राजनीति को निर्धारित करने में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का विशेष रूप से योगदान स्थापित हो सकता है और इसलिए इस प्रकार के आयोजन होना महत्वपूर्ण हो जाता है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सरकार की कुछ महत्वपूर्ण पहल रही है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत की महत्वपूर्ण है जो कि विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के माध्यम से, यानी वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से हमारे यहां विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है ताकि आयात की कम आवश्यकता पड़े और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली जाए। तो सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के अंतर्गत ये पीएलआई स्कीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर्स के उत्पादन के लिए भी डिजिटल RISC-V यानी इस स्कीम को DIRV के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित स्कीम है। और डिजिटल इंडिया रिस्क और पीढ़ी 5 को रिप्रेजेंट करता है। एक कार्यक्रम है जो भारत में माइक्रो प्रोसेसर के उत्पादन को बढ़ावा देता है, माइक्रो प्रोसेसर्स के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। सेमीकंडक्टर्स के लिए एक संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना को भी शुरू किया गया है और उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ताकि भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें चालक और इंसुलेटर के बीच विद्युत चालकता होती है, यानी जो हमारा मेन कंडक्टर होता है जो बिजली का संचालन करता है और जो इंसुलेटर होता है जैसे रबड़ हुई और इसमें कौन से इसमें धातुएं पदार्थ आ जाएंगी, इसमें धातु आ जाएंगी। तो इसके बीच का आप कह सकते हैं बिजली के इसके बीच का कंडक्टर है सेमीकंडक्टर। और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि ये विद्युत प्रवाह के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि इसमें एक निम्न तापमान पर एक बहुत ही कम चालकता का गुण पाया जाता है। निम्न ताप पर बहुत खराब चालक होते हैं और उच्च ताप पर बढ़िया चालक होते हैं, बढ़िया कंडक्टिविटी होती है। इसलिए इनमें विद्युत प्रवाह के प्रवाह को नियंत्रित ये कर सकते हैं। और आमतौर पर किसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, जैसे सिलिकॉन बहुत ही प्रसिद्ध एक सेमीकंडक्टर है, उसी प्रकार से
जैसी सामग्रियां भी इसके माध्यम से बनाई जाती हैं और गैलियम आर्सेनाइड भी सेमीकंडक्टर्स मटेरियल के अंतर्गत आता है। अब एक और हम सम्मेलन पर बात करेंगे, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन वर्ष 2024। ये दिल्ली में आयोजित हुआ, और दिल्ली में कब आयोजित हुआ? नई दिल्ली में 11 सितंबर को आयोजित हुआ। इसका जो आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है एशिया भर में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का नेटवर्क बनाना, साथ ही नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देना। इसकी जो थीम है माइंडफुल कम्युनिकेशंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका एक महत्वपूर्ण थीम है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए। ये जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक हुआ? 3 से 4 जुलाई 2024 को हुआ। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इसलिए कहा गया क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ता है। उस पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देता है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, ताकि आईटी फील्ड में जितने भी नए डेवलपमेंट है उनको एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके। इसमें कंप्यूट क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशंस विकास, स्टार्टअप, वित्त पोषण, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई जैसे क्षेत्रों पर विस्तार रूप से चर्चा हुई है। एक और शिखर सम्मेलन लगातार चर्चा में रहा, वो है G20 शिखर सम्मेलन। ग्रुप ऑफ 20 को के नाम से आप इसको जानते हैं। इसका शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, यानी मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के द्वारा की गई। आयोजन कब से कब हुआ? 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच हुआ, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे प्रमुख नेताओं ने वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहन चर्चाएं की। साथ ही ब्राजील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है, और इसकी थीम रही बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, यानी एक न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण करना और एक सतत ग्रह का निर्माण करना, इसकी महत्वपूर्ण थीम रही। आप जानते हैं कि वर्ष 2023 का जो शिखर सम्मेलन G20 का हुआ वो भारत में हुआ था, जिसमें अफ्रीकी संघ को इसके महत्वपूर्ण 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, लेकिन ये G20 के नाम से ही जाना जाता है। G20 के बारे में जाने तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। 19 देश शामिल हैं और 2 महत्वपूर्ण निकाय इसके अंतर्गत शामिल हैं। निकाय कौन से हैं? यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, जिसे वर्ष 2023 में शामिल किया गया था अफ्रीकी संघ को, भारत में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उस दौरान। इसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन और समतामूलक विकास से संबंधित नीतियों को बढ़ावा देना, वित्तीय और स्वास्थ्य संकटों जैसे कोविड-19 के प्रति प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना, उनको कोऑर्डिनेशन करने का काम करना, व्यापार, निवेश और नवाचार पर बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक दक्षिण यानी जो ग्लोबल साउथ है उस सहित ग्लोबल साउथ सहित उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों की आवाज का प्रतिनिधित्व करना। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भी की है। आगे बढ़ते हैं। 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। ये कहां पर हुआ? स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ। कब से कब तक हुआ? 15 से 19 जनवरी 2024 के बीच हुआ। भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की, और इसका जो थीम रहा इस बैठक का, ये रिबिल्डिंग ट्रस्ट रहा। उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। विश्व आर्थिक मंच के बारे में अगर बेसिक तथ्यों को जाने तो ये एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। स्विस प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो ये बेसिक तथ्य हुए इसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यावसायिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्धता ये अपनी अभिव्यक्त करता है। WEF यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन और सूचकांक जारी किए जाते हैं, जैसे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है।
112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बात करें तो ये कब से कब आयोजित हुआ? 3 से 14 जून 2024 को आयोजित हुआ और जिनेवा में आयोजित हुआ। 4900 यानी 4900 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 113वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो होगी वो जून 2025 में आयोजित की जाएगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 देशों के श्रमिक नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर और सरकारी प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उद्देश्य इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करना। और अगर इस संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में राष्ट्र संघ के तहत हुई थी। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ नामक एक संस्था हमारे सामने आती है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र के रूप में ही के अंतर्गत ही काम करता है। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण काम है। संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में शामिल है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 187 है। 187 इसके सदस्य देश हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन नीदरलैंड के रोटरडैम में हुआ। यह हरित हाइड्रोजन में देश की उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भारतीय पवेलियन विश्व के सबसे बड़े पवेलियन है उनमें से एक है, विश्व के सबसे बड़े पवेलियनों में से एक है। भारत की हरित हाइड्रोजन पहल के बारे में बात करें तो भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लक्ष्य एवं चरणों के विषय में सूचना प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल प्रारंभ भी किया गया है। यानी NGM नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पोर्टल भी प्रारंभ हुआ है और उसके अंतर्गत भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लक्ष्य के बारे में उसके चरणों के विषय में सूचना प्रदान की गई है। भारत ने इस्पात, परिवहन, शिपिंग क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए योजना के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण सत्र पर बात करते हैं जो 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र को अभिव्यक्त करता है। 46वें सत्र की यानी यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक कब से कब आयोजित हुई? 21 से 31 जुलाई 2024 को आयोजित हुई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसको आयोजित किया गया था और 21 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसका जो थीम था वो था विकास भी विरासत भी। ये एक महत्वपूर्ण थीम है। इसका उद्देश्य है साझा सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित विरासत को संरक्षित करना, चर्चा करना, सहयोग करने के लिए दुनिया भर के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना। तो चाहे साझा सांस्कृतिक, प्राकृतिक और जो मिश्रित विरासत है उनको संरक्षित करने के लिए विश्व भर के नेताओं को एक साथ ये लाता है और भारत ने पहली बार इस तरह के सत्र की मेजबानी की है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको आप नाटो के नाम से जानते हैं उसका शिखर सम्मेलन पर बात कर लेते हैं। इस बार का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? अमेरिका में आयोजित हुआ था। नाटो ने अपनी 75वीं वर्षगांठ भी मनाई और 75वीं इसलिए मनाई क्योंकि वर्ष 1949 में इसको स्थापित किया गया था, इसलिए 1975 में इसकी माफ कीजिएगा वर्ष 2024 में इसकी 75वीं वर्षगांठ हो गई। एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है अपने सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना। नाटो की मूल संस्थापक सदस्य देश कितने हैं? 12 है। कौन कौन से हैं? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके 12 संस्थापक सदस्य देश है। स्थापना के बाद इसका विस्तार हुआ। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 32 है। हाल ही में कौन कौन से देश जुड़े हैं? 2 देश जुड़े हैं। कौन कौन से देश हैं? फिनलैंड और स्वीडन जुड़े हैं। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 की बात करें तो ये 6 सितंबर 2024 को पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय में आयोजित हुआ। आयोजन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और यूनेस्को के प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्र के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास को अभिव्यक्त करता है। इसका उद्देश्य है वैश्विक विज्ञान सलाहकार तंत्र को बढ़ाना। इसमें 28 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की। इसकी थीम है फॉस्टरिंग ओपन साइंस यानी साइंस के खुलेपन को आगे बढ़ाना,
ब्रिजिंग नॉलेज असिमेट्री, ज्ञान की जो विषमता है उसको दूर करने का प्रयास करना, बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर साइंस की जो सलाहकारी जो क्षमता है उसको बिल्ड करना, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन की बात करें तो इसके 7वें संस्करण का आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया। आयोजन ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश मामले एवं व्यापार विभाग, सिंगापुर के एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से हुआ। इसकी थीम क्या थी? थीम थी टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। हिंद महासागर की बात करें तो ये एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें हिंद महासागर, उसके आसपास के क्षेत्र, तटीय राज्य और द्वीप शामिल हैं। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 70.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर, इसका लगभग क्षेत्रफल है। कई महत्वपूर्ण संचार मार्गों को ये अपने अंदर शामिल करता है। मलक्का झील मध्य, जिसके माध्यम से साउथ चाइना सी और आप कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल जुड़ते हैं और एक प्रकार से हिंद महासागर के महत्वपूर्ण हिस्से को ये अभिव्यक्त करता है। और बाबल मंदेब, जिसके से होते हुए अदन की खाड़ी, लाल सागर जुड़ते हैं और फिर लाल सागर स्वेज नहर के माध्यम से किससे जुड़ता है? भूमध्य सागर से जुड़ता है। तो इस प्रकार से ये रास्ता हिंद महासागर को सामान्यतः आप कह सकते हैं कि भूमध्य सागर से जोड़ देता है। तो इस संदर्भ में हिंद महासागर की विशिष्ट भूमिका है। एक हिंद महासागर सम्मेलन की बात करें तो एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और हिंद महासागर क्षेत्र के भू राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक महत्व को यह प्रदर्शित करता है। सम्मेलन नीति निर्माताओं, विद्वानों, व्यापारिक नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार यानी ट्रेड और सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। इसका जो पहला संस्करण है वो वर्ष 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन 15 से 20 जनवरी 2024 को युगांडा के कंपाला में हुआ। सम्मेलन में 120 से अधिक विकासशील देशों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का एक तरह से नेतृत्व किया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। युगांडा वर्ष 2024 से वर्ष 2027 के दौरान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन समूह की अध्यक्षता कर रहा है। शिखर सम्मेलन ने कंपाला घोषणा को अपनाया है। इसमें इजरायल सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई और घिरे गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का भी आह्वान इसके अंतर्गत किया गया। नैम के बारे में जानने की कोशिश करें तो वर्ष 1961 में बेलग्रेड से इसकी शुरुआत हुई थी। नव स्वतंत्र देशों के 5 नेताओं, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो और इसके अलावा घाना के क्वामे नुक्रुमाह की पहल के माध्यम से बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसको आयोजित किया गया था। वर्तमान में आंदोलन में 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक देश और 10 पर्यवेक्षक संगठन इसके अंतर्गत शामिल है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ? ये ब्रसल्स में यानी बेल्जियम में आयोजित हुआ। इसकी सह अध्यक्षता बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है, इसमें भाग लेने वाली सरकारों को शुद्ध शून्य उत्सर्जन, इसकी पर चर्चा हमने कर ली है कि नेट जीरो का क्या मतलब है, नेट जीरो एमिशन का क्या मतलब है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को करने हेतु, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने हेतु अपनी रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना ही इस पूरे शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ समेत 30 से ज्यादा देशों ने हिस्सेदारी की। अगर हम परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो यह वर्ष 1957 में दुनिया की शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में स्थापित हुआ था। परमाणु क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है और इसके अलावा यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो यानी री इन्वेस्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया गया था।
भारत ने 200 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त की, जो 2015 के अपने पहले आयोजन से काफी अधिक है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जाओं की बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, तो यह ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अभिव्यक्त करता है। इसके उपभोग की तुलना में अधिक दर पर पुनः पूर्ति की जा सकती है और अधिक सतत और पर्यावरण के अनुकूल है, सस्टेनेबल माना जाता है, टिकाऊ माना जाता है। बहुत कम मात्रा में या कोई भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इससे नहीं होता है या प्रदूषक इससे उत्पन्न नहीं होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2024 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। भारत ने वर्ष 2021 में ही गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की स्थिति को प्राप्त करना है। महासागर दशक सम्मेलन की बात करें तो 10 से 12 अप्रैल बार्सिलोना में स्पेन में इसको आयोजित किया गया। स्पेन की सरकार ने यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के साथ मिलकर इसका आयोजन किया। इसकी थीम क्या है? थीम है हम जिस महासागर को चाहते हैं उसके लिए हमें आवश्यक विज्ञान उपलब्ध कराना, इसकी थीम है। अगर आप इसको इंग्लिश में जाना चाहे तो वो इस प्रकार से होगी, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। इसका उद्देश्य है सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021-2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति की समीक्षा करना, साथ ही हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के बीच सहयोग को आगे बढ़ावा देना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन वर्ष 2024 की बात करें तो भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर और IIT रोपड़ TIF टेक्नोलॉजी इनोवेशन फाउंडेशन अवध द्वारा नई दिल्ली में इसको सह आयोजित किया गया, को होस्ट किया गया। यह सम्मेलन नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और किसानों को एक मंच प्रदान करता है। डिजिटल तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर चर्चा करता है। कार्यक्रम ने टिकाऊ खेती के लिए जल और पोषक तत्वों के उपयोग को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। लघु किसानों और प्रौद्योगिकी के बीच खाई को पाटना, उनकी उत्पादकता और आजीविका को बढ़ाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कृषि तकनीक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए शोधकर्ताओं, उद्योगों और निवेशकों के बीच सहयोग को भी ये बढ़ावा देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन और शिखर सम्मेलन थे जो वर्ष 2024 से जुड़े हुए थे और वर्ष 2024 की आपकी तैयारी को एक संपूर्णता प्रदान करने में निश्चित रूप से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। फिर से एक नए खंड के साथ एक नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और वो कमेंट बॉक्स में पिन होगा, उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।